पीडीलाइट की। नमस्कार, आपका स्वागत है और शुरुआत यहां पर आज गुआर के साथ कर लेते हैं क्योंकि गुआर गम और सीड दोनों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। एनसीडीएक्स की बात करें तो यहां पर गम का अप्रैल वायदा 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है। क्या है तेजी के कारण, आने वाले समय में कहां तक जा सकते हैं भाव और क्या ये निवेश के सही समय हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी, आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, साथ ही एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा और मैसेज प्रेम राज तारा चंद के ओनर रुपेश गोयल भी हैं हमारे साथ। तो बात यहाँ पर गुआर की कर लेते हैं। 3-4 चीजें रहती हैं जो गुआर में यहाँ पर सपोर्ट करती हैं। एक तो ये कि बाकी एग्री कमोडिटीज में हमने अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी है, उसका कुछ फायदा यहाँ पर गुआर में है। और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है, माना यह जा रहा है कि हाजिर बाजार में यहाँ पर मांग फिर से बढ़ने लगी है। दूसरी बात है कि मौसम को लेकर कुछ चिंताएं यहाँ पर हैं और चौथा ये कि एक्सपोर्ट्स को लेकर माना जा रहा है कि यहाँ पर नंबर्स बेहतर रह सकते हैं। रुपेश जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो आप वॉच कर रहे हैं और जो ये करंट भाव हैं कैसे एनालाइज करते हैं इसे? अभी इस जो रैली आई है उसको एक पुल बैक रैली कह सकते हैं। ओके। गुआर के जो प्राइसेस थे वो लगातार 2 महीने से डाउन ट्रेंड में चल रहे थे। अराउंड 12,800 रुपए से कम घटता घटता उसने 11,400 रुपए का लो बनाया था। तो इसको एक पुल बैक रैली कह सकते हैं क्योंकि इन भावों पर नए स्टॉकिस्ट एक्टिव हो जाते हैं, एक्सपोर्टर भी एग्रेसिवली ले लेते हैं क्योंकि ये सीजन के बाद जो अचानक जो तेजी आई थी उसके बाद का ये लोवेस्ट भाव है। तो नए सौदों के लिए एक्सपोर्टर भी 11,500-600 रुपए के गम में रिस्क कम मानते हैं और ऊपर से स्टॉकिस्ट की बिकवाली और किसान की बिकवाली 5500-5400 रुपए के गुआर में कम हो जाती है। तो इसको एक रिलीफ रैली या एक पुल बैक रैली कह सकते हैं मनीषा जी। ऑलराइट, क्योंकि भाव यहाँ पर लगातार गिरते हुए नजर आए थे और अगर हम 2-3 हफ्ते पहले के प्राइसेस देख लें तो वहां से तो अच्छी खासी बढ़त है। पुखराज जी, आपको भी लगता है कि एक रिलीफ रैली के तौर पे इसे देखा जाए क्योंकि भाव चढ़ने लगे हैं तो और खरीदार फिर बाजार में उतरने लग जाते हैं? देखिए मनीषा जी, मैं इसको रैली के रूप में नहीं देखता हूँ। पिछले काफी लंबे समय से ये फंडामेंटल के अनुकूल वायदा बाजार का व्यवहार नहीं है मार्केट में, क्योंकि जिस तरह से डिमांड रही है 25,000 टन औसत मंथली निर्यात हो रहा है और उसी तरह से अराइवल की तरफ से देखें तो 10 से 12,000 बोरी 13,000 बोरी के आसपास अराइवल आ रही है। तो ऐसे में निश्चित रूप से गुआर के भाव बढ़ने चाहिए थे और साथ ही डॉलर का बढ़ना और फिर अल नीनो की रिपोर्ट आना स्काईमेट द्वारा और आईएमडी द्वारा भी। तो ये जो बातें हैं वो गुआर के लिए तेजी कारक थी, बावजूद इसके बाजार मंदा हुआ। मुझे नहीं पता कि अभी मैं जब बोल रहा हूं तो बाजार आधे घंटे में क्या रिएक्ट करेगा। आप देखिए 2 दिन पहले ये गुआर 5382 बिक गया था और आज 5782 बिक गया, यानी 2 दिन में 400 रुपए की तेजी आई है यदि नीचे के भाव से देखें। तो इसको न तो पुल बैक रैली कह सकते हैं न स्थायी भाव कह सकते हैं। यदि स्थायित्व तो किसी चीज में है तो वो इस बात का है कि डॉलर के भाव बढ़े हुए हैं, एक्सपोर्ट ठीक है, सप्लाई कमजोर है और इनके भावों में तेजी आनी चाहिए क्योंकि आगे दोनों ही एजेंसियां अल नीनो का खतरा बता रही है। तो पहले तो ये होता था मनीषा जी कि जैसे ही मौसम के खतरे की कोई बात आती थी गुआर रिएक्ट करता था। अभी इन दिनों में आप देखिए जैसे अल नीनो की खबरें आई या अभी जलवायु परिवर्तन के कारण जो मौसम बिगड़ रहा है उसके बावजूद भी इसके अंदर रिएक्ट न होना या रिएक्शन न होना ये बताता है कि कम वॉल्यूम और सट्टे पर किसी की पकड़ इसने बाजार को कायम रख छोड़ा, वरना कोई बात नहीं है ऐसी कि गुआर तेज न हो या आगे जाके तेज नहीं होगा। मनीषा जी। जी हाँ, काफी सारे फैक्टर्स ऐसे रहे हैं लेकिन गुआर ने उस लिहाज से वहां पर रिएक्ट नहीं किया, एक्सेप्ट अगर आप पिछला 1 हफ्ता देखें जहां पर 4 से 5% की तेजी सीड और गम दोनों में ही देखने को मिली है। तो रुपेश जी, आप कैसे देखते हैं ये करंट प्राइसेस, जिस तरह का सिनेरियो अब है, मांग निकल के आ रही है, एक्सपोर्ट्स की भी बातें हो रही हैं, आपको लगता है भाव यहाँ से और चढ़ेंगे? बिल्कुल ये लोवेस्ट पावर लगते हैं हमें, लेकिन इसमें एक मनीषा जी समझना पड़ेगा ये जो पूरा साल जो खत्म हो रहा है 31 मार्च 23 का वो एग्री स्टॉकिस्ट के लिए बहुत बुरा साबित हुआ है। चाहे मस्टर्ड सीड देख लें, चाहे अपने बार्ले देख लें, चाहे अपने चना देख लें, तो लोगों को नुकसान हुआ है। लगातार पूरा साल जो है वो डाउन ट्रेंड रहा है। तो 31 मार्च को जब बुक्स क्लोज करने का समय आता है और इंटरेस्ट पेमेंट करने का समय आता है तो घबराहट के कारण जो बिकवालियां आती हैं फरवरी ऑनवर्ड्स, उस वजह से ही ये भाव बने हैं गुआर और गुआर गम के 11,500 और 5,400 रुपए। क्योंकि पूरा साल जो है यूक्रेन युद्ध की वजह से लोगों ने अप्रैल मई में बहुत चीजों को बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट किया था। मस्टर्ड तो जो 8,000 रुपए वाली है वो 5,000 रुपए हो गई।
चना जो है वो 5500 वाला 4500 है। सरकार की नीतियां जो है वो इन्फ्लेशन को डाउन करने के लिए रही, ब्याज दरें 3% बढ़ चुकी हैं, लोगों की कॉस्ट जो है स्टॉकिंग की बढ़ी है, तो इस वजह से पूरा साल जो है वो स्टॉकिस्ट के लिए, एग्री इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बुरा साबित हुआ है, इसीलिए ग्वार के प्राइसेस हुए हैं। जी। और अब इसको ये जो रिलीफ रैली है और अल नीनो की जो बात है, अल नीनो के बहुत अच्छे चांसेस बताए जा रहे हैं। अगर अल नीनो अगर आता है और व्यापक रूप से बारिशों में कोई कमी होती है तो ग्वार के प्राइसेस नए हाई बना सकते हैं। तो रुपेश जी, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर एक बॉटम बन चुका है, जो भी कॉस्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑफ कोर्स ऑन द हायर साइड है, उसके बावजूद भाव बहुत ऊपर नहीं ले जाए जा सकते जिस तरह की सरकार की नीतियां रही हैं। अब जब आप कहते हैं कि नए हाइज यहाँ पर बन सकते हैं तो क्या टाइमलाइन आप देखते हैं और किस तरह के भाव देखते हैं? जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने जो है वो ग्वार की सोइंग के जो मुख्य महीने होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा अल नीनो आने के चांसेस दोनों एजेंसियां बता रही हैं। तो ये जो समय है उसमें ग्वार जो है वो डिमांड और सप्लाई पे ना चल के मानसून का एक प्योर सट्टा हो जाता है और हर साल इसमें 20-25% की रिटर्न उस समय आती है। तो होपफुली, वैसे तो देखो देश के लिए सबसे जरूरी बढ़िया बारिशें हैं, लेकिन अगर अल नीनो आएगा तो ग्वार इन्वेस्टर्स के लिए क्विक रैली आ सकती है। पुखराज जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर पिछले 4-5 सालों का डेटा उठा के देख लिया जाए तो हमने भाव यहाँ पर 7 से 14 हजार के बीच में बनते हुए देखे हैं गम के। अब जिस तरह का साल ये निकल के नजर आ रहा है जहां पर काफी सारी चिंताएं हैं, चाहे वो मौसम है, खरीदारी है, मांग है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डॉलर है, रिसेशन की चिंताएं हैं, कच्चा तेल है, कैसे देखते हैं आप फिर यहाँ पर ग्वार के प्राइसेस? देखिए मनीषा जी, अभी जो बाजार है वो अभी 6500 के आसपास होना चाहिए था यदि फंडामेंटल हम देखें और पिछले इतिहास को निकाल के देखें और आगे के बारे में हम डॉलर, मौसम और अभी बेमौसम की बरसात देखें, उससे ये लगता है। जहां तक जून जुलाई अगस्त की बात है, मैं समझता हूँ कि 15 मई तक इसके अंदर मौसम की रिपोर्टें लगभग आ जाएगी और 15 मई के आसपास इसके अंदर एक बड़ी अच्छी खासी तेजी की संभावना मुझे लगती है। अब ये तेजी आएगी क्या नहीं आएगी, हम लोग इसलिए संकोच कर रहे हैं कि ये जो पिछले दिन जो गुजरे हैं फंडामेंटल के अनुसार जो वायदा ने बिहेव नहीं किया, उससे लोगों में एक संकोच सा बना हुआ है कि पता नहीं इतनी अच्छी डिमांड के बावजूद भाव बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, पता नहीं इतनी कम सप्लाई के बावजूद भाव बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। जिस तरह से जो सेंटीमेंट आज इसबगोल, जीरा जैसी वस्तुओं में बना हुआ है, वैसा सेंटीमेंट ग्वार में देखने को नहीं मिला और लगातार घटता वॉल्यूम ये भी बता रहा है कि लोगों में निराशा है। तो मनीषा जी, 15 मई तक वेट करना चाहिए और मौसम की भविष्यवाणियों पे निगाह रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि 15 मई के आसपास अच्छी खासी तेजी बन जाएगी और मैं 15 मई के आसपास यदि अल नीनो की बातें ये जो निकल के आएगी बाहर, तो ये 6500-7000 के आसपास बात हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। ऑलराइट, चार्ट्स पे भी देख लेते हैं। अनुज, आपको भी चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। आपने फंडामेंटल्स तो यहाँ पर सुने ही, लेकिन चार्ट्स पे अगर हम यहाँ पर देखें गुआर, तो आपको कैसा दिखता है? सीड और गम दोनों ही मुझे देखिए, दोनों ही कमोडिटी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट लो यहाँ पर बनाया है और कहीं ना कहीं जो हमने परसों लो देखे थे वहां पर काफी अच्छे वॉल्यूम्स एक्यूमुलेट होते हुए दिखाई दिए हैं। अगर आप वॉल्यूम वाइज देखेंगे तो काफी अच्छे यहाँ पे वॉल्यूम देखें, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर एक बॉटम फिशिंग एक्टिविटी देखने को मिली है और उसका हमने देखा भी है कि पिछले 2 दिनों में एक अच्छा फॉलो ऑन भी देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं टेक्निकल चार्ट पे जो इंडिकेशन पहले नेगेटिव था वो अब थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अगर हम रेजिस्टेंस वाइज बात करें तो ग्वार सीड में करीबन 5900 एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है, अगर वो ब्रेक होगा तो फिर आपको ये 6000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम ग्वार गम की बात करें तो 12500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर ये आपको 13000 की रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। हालांकि पिछले 3 दिनों में जो एक पॉजिटिव मोमेंटम बना है और आज भी हम देखें तो पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली एक मोमेंटम पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि जल्दी ही आपको ग्वार सीड जो है 5900 और ग्वार गम 12500 के लेवल को ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा। टेक्निकल चार्ट पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा रहे हैं अभी। जी हाँ, और बात करते करते यहाँ पर तेजी हमने फिर से बाजार में लौटते हुए देखी है, चाहे सीध है या गम है। यहाँ पर पिछले 15-20 मिनट में और भी बढ़त के साथ कारोबार बनता हुआ दिखा। रुपेश जी एंड पुखराज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और गुआर के तमाम एनालिसिस करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे स्ट्रैटेजीज की। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं ही।
आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 और अब बात यहां पर कर लेते हैं नॉन एग्री स्पेस की, क्योंकि यहां पर एक अच्छा खासा रिएक्शन हमने यूएस फेड की मीटिंग के बाद आता हुआ देखा। स्टैंस डविश था और बाजार को लगता है कि अब बाकी के बचे हुए साल में सिर्फ एक रेट हाइक हम और आता हुआ देखेंगे। नवनीत, आपका क्या व्यू है? और अगर सोने चांदी से ही यहाँ पर शुरुआत करें तो एक बहुत ही लंबी रेंज बनती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर चॉपीनेस भी बहुत ज्यादा है। मिश्रा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि करीब करीब $100 का फ्लक्चुएशन हमने लास्ट 3 दिनों में गोल्ड प्राइसेस में देख लिया है और उसके चलते फेड की मीटिंग का बहुत वाइडली एक्सपेक्टेड डिस्कशन जो था वो आ चुका है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो रिएक्शन था वो इतना स्ट्रांग नहीं देखने मिला जितना मार्केट एक्सपेक्टेशन था। गोल्ड प्राइसेस में अभी भी ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा एक दबाव देखने मिल रहा है, बट जब तक ये $1940 के नीचे नहीं चले जाते, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहनी चाहिए। 59,000 के आसपास डोमेस्टिक लेवल पे बाय की स्ट्रेटेजी रहेगी फिलहाल। 58,700 का आप स्टॉप लगे एंड 59,500 के ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं। एंड नवनीत, साथ ही साथ चांदी में कैसे देखेंगे आप यहाँ पर प्राइसेस, क्योंकि यहाँ पर भी हमने ऑलमोस्ट 23 छूने के बाद फिर मुनाफा वसूली आते हुए देखी। चांदी ने उस हिसाब से डिलीवर नहीं किया या परफॉर्म नहीं किया विज़ा विज़ गोल्ड। हमने लास्ट कुछ दिनों में गोल्ड में करीब 3,000 रुपए की रैली देखी और सिमिलर मूवमेंट हमने चांदी में भी देखा है और कहीं ना कहीं 70,000 के आसपास जाने के बाद चांदी में एक दबाव सा देखने मिल रहा है। फिलहाल के लिए जब तक 68,000 का लेवल होल्ड कर रहा है, एक परफॉर्मेंस अभी भी ठीक ही लग रहा है चांदी का और इंट्राडे या अगले 1-2 दिनों के लिए 69,400 के आसपास बाय की स्ट्रेटेजी रहेगी। 68,800 का आप स्टॉप लगाएं, 70,500 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि शॉर्ट नहीं जाना है, सोने चांदी में यहाँ पर खरीदारी की राय के साथ ही काम करना है। बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की कर लेते हैं, क्योंकि 4% का इजाफा हमने दोनों ही क्रूड वैरायटीज में इस हफ्ते में अब तक के लिए आता हुआ देखा है। हैविंग सेड दैट, $76 यहाँ पर अभी भी रेजिस्टेंस के नाम पे काम कर रहा है। नवनीत, यहाँ पे भी चाहे इन्वेंट्रीज है, सप्लाईज है, रशिया है, मैक्रो है, डॉलर इंडेक्स है, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा चीजें हैं जिन पे बाजार की नजर है। जी बिल्कुल, हमने करीब करीब 3 महीने तक इनको एक सीमित दायरे में कारोबार होते हुए देखा, 6,000 और 6,600 के बीच में, और जब वो लेवल या रेंज नीचे के साइड पे टूटी तो हमने देखा है कि इमीडिएट बेसिस पे 8 से 10% का फॉल देखने मिला है। जैसे आपने बताया, लास्ट 4-5 दिनों में करीब 4 से 5% की बढ़त देखने मिल रही है, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर $70, $71 एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है फिलहाल NYMEX क्रूड ऑयल के लिए और इसके ऊपर ब्रीच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। फिलहाल के लिए सेल करके चलना बेहतर रहेगा 59,000 या 5850 के आसपास। 6,000 का आप स्टॉप लगाइए एंड 5700 के नीचे के टारगेट आपको फिर से देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, अनुज, आप कैसे देखते हैं क्रूड ऑयल को? आपको भी लगता है कि यहाँ पर कुछ और दबाव रहेगा? मुझे देखिए, पिछले 3-4 दिनों में हमने एक रिकवरी आते हुए देखी है। 5300 से भाव ऑलमोस्ट काफी रिकवर हुए हैं यहाँ पे। हालांकि कल हमने यूएस की जो इन्वेंट्री देखी थी उसमें काफी स्टॉक्स बढ़कर आए हैं, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि भावों में आगे थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है। बट फिलहाल जो ट्रेंड बना है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिलेगा। 6,000 के आसपास तक मुझे लग रहा है कि क्रूड के प्राइस जा सकते हैं। तो अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 5,750 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 5,500 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 6,000 तक देखने को मिल सकता है। बिकवाली का ट्रेड अगर करना है तो 6,000 के आसपास ही बिकवाली का ट्रेड लें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि $75-76 जो है एक रेजिस्टेंस के तौर पर है। जब वहां पे प्राइस जाएंगे तो अगेन हमें एक बिकवाली का प्रेशर आते हुए देखेंगे, तो $75-76 के आसपास बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। अनुज, गैस कैसे देखते हैं आप? क्योंकि यहाँ पर हमने जिस तरह से पिछला साल निकलता हुआ देखा, इस साल ज्यादा मुनाफा वसूली देखने को मिली, बढ़त हार्डली यहाँ पर आई है। करंट लेवल्स पे कैसे करेंगे कारोबार? मनीषा जी, यहाँ पे डिमांड का कंसर्न काफी रहा है और डिमांड बिल्कुल खत्म होने की वजह से प्राइसेस में एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। इनफैक्ट जो इनकी इन्वेंट्री है वो भी यहाँ पे काफी बढ़ती हुई दिखाई दी है, इसकी वजह से हमने प्राइस काफी लोअर लेवल पे दिखे हैं। बट जो करंट प्राइस है, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से प्राइसेस में और गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप वैल्यूएशन वाइज भी देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी वैल्यू बाइंग नेचुरल गैस से बन सकती है। हो सकता है कि प्राइस थोड़े स्टेबल रहे, यहाँ पर ज्यादा मूवमेंट ना हो, बट करंट रेट पे मेरी बिकवाली की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस नीचे 170-175 के आसपास मिले, जहां पर हमने पहले भी रिकवरी आते हुए देखी थी, तो वहां पर मैं बाय का कॉल ही देना चाहूंगा। 150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर में हमें लग रहा है कि 200 और 210 के तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो करंट रेट पे मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। बेशक वेट कर लें, बट खरीदारी का ही ट्रेड सजेस्टेड है यहाँ पे। ऑलराइट, ये एक कमोडिटी है जहां पर हमने उछाल भी वैसा ही देखा और गिरावट भी उससे ज्यादा भयंकर तरीके से आते हुए देखी। लेकिन नवनीत, बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं और यहाँ पर भी मुनाफा वसूली जारी है। मुझे याद है लास्ट टाइम आपने कहा था कि रैली पे बेच के काम करना है और क्लियरली वो चीज होते हुए नजर आई भी है। यहाँ से अब क्या लेवल्स देखेंगे आप? वैसे जी, मेटल कॉम्प्लेक्स काफी डिवाइडेड है और अगर आप लास्ट 3-4 दिनों में देखें तो कॉपर में अच्छा पुल बैक आया है, करीब करीब $400 का रैली हुआ है निचले लेवल से। बट बाकी अगर सारे मेटल देखा जाए तो उसमें एक थोड़ी सी नरमी का रुख अभी भी छाया हुआ है।
तो मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स की जो नरमी है लार्जली कॉपर पे प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है, और उसके फंडामेंटल्स प्लस उसके जो मोमेंटम है वो अभी भी ठीक लग रहा है, तो वो बाय करके चला जा सकता है। 768 765 के बीच में बाय किया जाए, 760 के नीचे आप स्टॉप लगाइए, 775 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। रहा सवाल बाकी सारे मेटल्स का, तो मुझे लगता है जिंक सबसे ज्यादा दबाव में है, और जब तक यहाँ से हम 29-50 डॉलर्स के ऊपर या 255 260 258 के ऊपर जिंक प्राइस नहीं टिकते हुए देखते हैं, तब तक इसमें सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी कंटिन्यू रह सकती है। ओके और साथ ही साथ नवनीत, डॉलर इंडेक्स को कैसे देखेंगे आप? जिस तरह की गिरावट हमने आते हुए देखी, आज इमर्जिंग करेंसीज के लिए काफी बेहतरीन दिन था। इवन रुपए में ½ % की तेजी देखने को मिली, 102 के स्तर यहां पर टूटते हुए नजर आए हैं। काफी सारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि शायद $100 का आंकड़ा भी यहां पर निकलता हुआ दिखे। वेल कल लेट इवनिंग में हमने 101.50 101.60 तक के भी स्तर देखे थे, और आज करीब 102 के आसपास होवर करता हुआ नजर आ रहा है। बट मुझे लगता है कि कल अगर जो बॉटम बना है, अगर उसको रीटेस्ट नहीं करता है मार्केट, तो वापस 103 104 के लिए एक बाउंस देखने मिल सकता है। फिलहाल के लिए आज का सेशन थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, बिकॉज कल के लेट इवनिंग सेशन के बाद में आज थोड़ा सा पुल बैक या कैचअप टाइप चल रहा है। बट 1.7 1.5 जब तक होल्ड करता है, आपको पूरी पॉसिबिलिटी कि 103 104 के ऊपर के लेवल आप फिर से देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर भी इसका मतलब है कोई बहुत क्लियर डायरेक्शन फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन बात एग्री की भी कर लेते हैं, और गुआर की बात तो हमने की काफी डिटेल में। लेकिन अनुज, स्पाइसेस एक ऐसा सेक्टर है जब लोग बात अभी करने लगे हैं कि शायद पोर्टफोलियो में भी जोड़ना चाहिए, जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, जिस तरह का इंटरेस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर क्या करने की राय है? मनीषा जी, स्पाइसेस के अंदर भी हमने ट्रेंड पॉजिटिव आते हुए देखा है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि कोरिएंडर और टर्मरिक दोनों एक अच्छी कमोडिटी हो सकती हैं, और वहां पर हमने एक अच्छी रिकवरी भी आते हुए देखी। अब देखें तो कोरिएंडर करीबन 7,000 के ऊपर, इवन 7,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। टर्मरिक के अंदर भी हमने करीबन 6,900 के लेवल आते हुए देखे, और डेफिनेटली जीरा भी यहाँ पर एक आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इनिशियली मुझे लग रहा है कि तीनों ही मसालों के अंदर आपको आने वाले दिनों में ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। डेफिनेटली यहाँ पर मौसम की वजह से जो चेंजेस हुए हैं उससे काफी हद तक प्राइस इन्फ्लुएंस हुए हैं। तो यहाँ पर मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि जल्दी ही कोरिएंडर के प्राइस आपको 7,500 7,700 तक के लेवल दिखा सकता है। टर्मरिक के अंदर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7,500 तक के लेवल आ सकते हैं, और जीरा मुझे लग रहा है कि अगेन यहाँ पर करीबन 36,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो स्पाइस कॉम्प्लेक्स जो है वो अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है, और जिसमें मुझे लगता है कि इनिशियली टर्मरिक और कोरिएंडर दो कमोडिटी ऐसी हैं जो अभी भी अंडर वैल्यूड है, जिसमें अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। और मौसम की वजह से, बारिश की वजह से भी कहीं ना कहीं क्रॉप के डैमेज होने की खबर सुनने में आ रही है, तो उससे भी काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा। ऑलराइट, तो अगर आप कमोडिटीज देख रहे हैं तो ये एक और 2 कमोडिटीज हैं विद इन द स्पाइसेस पैक, जहां पर अच्छे खासे मुनाफे के साथ हमने कारोबार होता हुआ देखा है, और यहां से और भी तेजी की डेफिनेट उम्मीद उभरती हुई दिख रही है। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का समय है। नवनीत, अनुज, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।